जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का इशू एक टसल का इशू रहा है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी राइट सिंस द फ्यू इयर्स, जब से 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ इस लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है दोबारा गवर्नमेंट से कि जो भी आपको कॉलेजियम सिस्टम ने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, उन रिकमेंडेशंस पर आपने काम क्यों नहीं किया है और कौन कौन से रिकमेंडेशंस पर काम नहीं हुआ है, पेंडिंग है, उन सब पर आपको एक स्टेटस प्रोवाइड करना है थ्रू द हेल्प ऑफ अ रिपोर्ट। ये अटॉर्नी जनरल को साफ साफ यहाँ पर डायरेक्शंस दे दिए गए एंड दैट इज व्हाई दिस इशू इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अगेन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू जुडिशरी as well as about judicial accountability and judicial appointments, and not just this but also about separation of powers, how powers are separated between the three organs, legislature, executive and judiciary, and how they held each other accountable through checks and balances। अब इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो ये हमारा आर्टिकल 124 क्लॉज 2 है, जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के आने पर ही आ चुका था, एंड दिस इज नथिंग बट द ओरिजिनल प्रोविजन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, जिसमें साफ साफ ये मेंशन्ड है कि हर एक जज को सुप्रीम कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, एंड ही विल डू दिस आफ्टर कंसल्टेशन, ही कैन कंसल्ट द रेलेवेंट जजेस व्हाटएवर ही फील्स राइट। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हो तो जिन भी जजेस से कंसल्ट करना है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब सलाह ले सकते हैं। नाउ दिस वर्ड इज डिस्क्रिशनरी इन इटसेल्फ, आप सिर्फ सलाह ले लो। मान लो अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर ए के पास जाते हो, डॉक्टर ए बोलता है मेरे कंसल्टेशन के हिसाब से जब आप मेरे पास कंसल्ट करने आए हो मुझे लगता है आपको डेंगू है तो मैं आपको मेडिसिन ले आओ। अब आप डॉक्टर से पूछते हो कि डॉक्टर साहब आपको कैसे पता, आपने तो बस सिम्टम देखा, आपने मुझे टेस्ट तो लिखा ही नहीं। तो डॉक्टर ने बोला मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं है बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल टेक दिस। अब मैं उस कंसल्टेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं डॉक्टर बी के पास चली जाऊंगी, मतलब मैंडेटरी नहीं है डॉक्टर ए मेरे हाथ पैर पकड़ के मुझे दवाई नहीं खिला सकते या अपना ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए नहीं बोलूँ। आई एम फ्री टू कंसल्ट एनीवन, एंड दिस इज व्हाट द टर्म, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसल्टेशन लाइज हियर। आप सिर्फ सलाह ले लो। और इसलिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का भार स्टार्टिंग से इसका लोड किसके पास था, राष्ट्रपति जी के पास, मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव के पास। अब आप बोलोगे मैम ये तो बायस्ड है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव फिर अपने हिसाब से जजेस को अपॉइंट करेगा, और एग्जीक्यूटिव अगर लिबरल है तो लिबरल जजेस को अपॉइंट करेगा, एग्जीक्यूटिव अगर कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव जजेस को अपॉइंट करेगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही सेम अमेरिका में भी होता है। डोनाल्ड ट्रंप आए, कंजर्वेटिव जजेस को अपॉइंट किया, अबॉर्शन का एक लिबरेटिंग जजमेंट रो वर्सेस वेड, इसको अपटर्न कर दिया। ऐसा होता है, नो। लेकिन जब हम ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज कर रहे थे तब हमारे पास दो चॉइसेस थे, या तो हम ये पावर अपॉइंटमेंट्स की जुडिशरी को ही दे दें। अब यहाँ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा जब जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट में जज हूँ और मेरा बच्चा हाई कोर्ट में एक जज है, राइट। अब मैं क्या करूंगी, उसको हायरार्कीज पार करवाते हुए जल्दी से रेकमेंड कर दूंगी राष्ट्रपति के पास और वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा। तो अगर जजेस अपॉइंट जजेस देमसेल्व्स तो एक इंपीरियम विद इन इंपीरियो सेटल हो जाता है। एक अंपायर है जुडिशरी का खुद का, उसके अंदर एक छोटा सा एम्पायर सेट हो रहा है लिमिटेड फैमिलीज का। और जैसा नेपोटिज्म आप दूसरी ऐसी फील्ड्स में देखते हो इंडिया में, वैसा नेपोटिज्म यहाँ भी आने लग जाएगा और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है। अपने जैसे जजेस, एक जैसे जजेस अपने जैसे दूसरी जनरेशन को लाने की कोशिश करेंगे। अगर एक्टिविस्ट जजेस हैं तो एक्टिविस्ट को लाने की कोशिश करेंगे, ऑल्दो ऑन प्रिंसिपल डाइवर्सिटी शुड बी ब्रॉडर। एंड दैट्स व्हाई इस प्रिंसिपल को डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से कि इससे इंपीरियम विद इन इंपीरियो आ जाएगा, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट एक्सेप्ट इट। और इसलिए 124 क्लॉज 2 की लैंग्वेज में साफ साफ प्रेसिडेंट के ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी दी गई। अब दोबारा एक सवाल आता है जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पर क्वेश्चन रेज किया जाता है इन एसपी गुप्ता जजमेंट। दिस वाज कॉल्ड एज द फर्स्ट जजेस केस इन 1981। यहाँ पर कहा गया ठीक है राष्ट्रपति जी के पास ऐसे जजेस सुप्रीम कोर्ट के जिनसे वो कंसल्ट करना चाहे, उनके पास ऐसी कंसल्टेशन की पावर है, लेकिन तब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस को प्राइमेसी दी जाती है बाकी सारे जजेस में। ये फर्स्ट जजेस केस में आया। अब फर्स्ट जजेस केस में ये भी सवाल था कि क्या कंसल्टेशन बाइंडिंग है। अगर जजेस कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट को कुछ बोलते हैं कि इस इंसान को जज हमें चाहिए ही चाहिए, तो क्या ये बाइंडिंग हो सकता है? तो आप समझ रहे हो कि नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के हिसाब से भी ये भी पता चलता है कि अगर आप ऐसा कुछ बाइंडिंग बना दोगे तब भी इंपीरियम विद इन इंपीरियो आ जाएगा, तो ऐसा करना तो अलाउड नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के ऊपर एंड लेजिस्लेचर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। The Supreme Court had clearly stated in this SP Gupta versus Union of India judgment that look, if judges are recommending them the appointments after consultation by the president,
And if that consultation becomes binding, if that recommendation becomes binding, then who is to hold the judges accountable? जजेस पढ़ाई करके जज बनते हैं, एग्जाम देकर जज बनते हैं, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जज बनकर आते हैं। लेकिन इन एनी केस जजेस आर नॉट बीइंग रिस्पांसिबल टू द पीपल एट लार्ज। डेमोक्रेसी में कौन पीपल से अपॉइंट होता है, पीपल कौन किसको इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, और बाद में लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव इलेक्ट होता है। तो अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, तो इन अपॉइंटमेंट्स पर कौन, लेजिस्लेचर इनको अकाउंटेबल हेल्ड कर सकता है। लेकिन अगर जजेस खुद अपने ही मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, तो people can't hold the judges accountable because judiciary is an elite institution. Regarding interpretation of judiciary, it is not a popular institution, just like the legislature, just like the Parliament of India, which is the temple of representative democracy in India, right? So this makes sense. This logic was perfectly valid. So that's why executive को यहाँ privacy दी गई regarding the appointments of the judges. लेकिन इसके बाद आता है एक एक्टिविज्म का फेज। 1970s एंड 80s वाज आल्सो द फेज ऑफ एक्टिविज्म इनसाइड आवर जुडिशरी, और तभी निकल कर आता है सेकंड जजेस केस। जब दोबारा ये केस आता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट एक्टिविज्म से काफी ज्यादा अपने पावर्स को एनलार्ज कर चुकी थी। तब तक सुप्रीम कोर्ट पीआईएल जुरिस्डिक्शन को काफी ज्यादा लंबा खींच चुकी थी और आर्टिकल 21 को भी ब्रॉड कर चुकी थी। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है रिगार्डिंग गवर्नमेंट वो चेंज होता था, क्योंकि 1980 से कोalition गवर्नमेंट आती है, एंड कोalition गवर्नमेंट्स के आने के बाद इनडिसिसिवनेस आती है इनसाइड आवर सिस्टम, और इस इनडिसिसिवनेस का इम्पैक्ट जुडिशरी पर भी पड़ता है बाय डिलेज ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो इसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही पुराने जजमेंट को ओवरटर्न कर देती है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट विल से दैट एग्जीक्यूटिव को अगर हम ये अपॉइंटमेंट की पावर देते हैं, उससे भी अकाउंटेबिलिटी अपहोल्ड नहीं हो पा रही। जस्ट लाइक अ बबल vanishes over the surface of the sea, just like that the argument of executive being responsible to the legislature also vanishes in the span of a second, क्योंकि ऐसा कुछ भी अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर नहीं रख पाता एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि जजेस का कंडक्ट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, जजेस का कंडक्ट, जब तक कि जजेस के इम्पीचमेंट की बात नहीं चल रही हो, आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते हो, राइट? तो पार्लियामेंट कभी भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करता, मतलब पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर पाएगा अबाउट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि क्या इससे बेटर अपॉइंटमेंट की पावर हम जुडिशरी जजेस को खुद ही दे दें। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर खुद ही एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, तो ये अपने इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ऊपर अपहोल्ड करेंगे, जैसा हमने देखा ट्रम्प के केस में कि कैसे इन्होंने कंजर्वेटिव जजेस को ज्यादा ज्यादा अपॉइंट किया। तो इस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए लेट्स इंश्योर दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब होता है मैं किसी से एडवाइस लूं और मुझे उसकी एडवाइस को मानना ही मानना पड़ेगा। लेट्स सपोज आई एम मैरिड, है ना, और मैं अपने पेरेंट्स से पूछती हूँ कि क्या मैं इस इंसान से मैरी कर लूं, तो यहाँ मुझे अपने पेरेंट्स का जजमेंट मानना ही मानना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स से के कॉन्करेंस से ही शादी करूंगी, दैट मींस दैट इज कॉन्करेंस, है ना। मतलब सामने वाले से आपने एडवाइस मांगी, लेकिन उसकी एडवाइस आपके ऊपर बाइंडिंग हुई। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओरिजिनली जो 124 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है टर्म कंसल्टेशन, दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉन्करेंस, और यही आपकी लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ। और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव की इंडिपेंडेंस के सारे ही दरवाजे रिगार्डिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बंद कर दिए, और खुद ये यहाँ पर पावर में आ गए, खुद ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के केस में आ गए। अब सवाल ये भी है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले सूटेबल एडवाइस दे पाएंगे टू एग्जीक्यूटिव, सूटेबल कॉन्करेंस को इंश्योर कर पाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि ये भी अकेले इंसान है। जैसे एग्जीक्यूटिव अकेला इंसान है, एग्जीक्यूटिव को एक सिंगल यूनिट माना जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, दे आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा, राइट? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक सिंगल आइडियोलॉजी, तो जब ये अपने सिंगल आइडियोलॉजी से जुडिशरी का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाएंगे और ये बायस्ड हो सकते हैं, तो सिंगल जज भी बायस्ड हो सकता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो। बिल्कुल भैया, सही बात है। दैट इज वाई सेकंड जजेस केस ने कलेजियम की बात की, एक कलीजिएट सिस्टम की बात की। कलीजिएट मतलब ग्रुप, तो कलेजियम का मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बारे में क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे। एंड दिस विल बी टू सीनियर मोस्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट अलोंगसाइड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3 मेंबर्स का ये कलेजियम रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि कौन कौन से जजेस को आपको अपॉइंट करना है। बेस्ड ऑन दैट द प्रेसिडेंट विल रिलीज देयर ऑर्डर। आगे जानेंगे थर्ड एंड फोर्थ जजेस केस को, ओवरऑल डिबेट के एनालिसिस को, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट।
देखिए, पटना सेंटर ओपन हो चुका है यूपीएससी के लिए, तो अगर आप पटना में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, तो डायरेक्टली पटना सेंटर पर आप विजिट कर लो, बहुत ही सही रहेगा। इसी के साथ साथ आपके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग फाउंडेशन बैच। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की बैच स्टार्ट हो रही है बहुत जल्द। हिंदी मीडियम की मुखर्जी नगर में बैच स्टार्ट हो चुकी है, और प्रयागराज की भी हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच स्टार्ट। तो आप इन तीनों बैचेस के बारे में और इंक्वायर कर सकते हो, इन सारे फीचर्स के बारे में, सी सैट, ऐसे करंट अफेयर्स, सारी चीजें, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पर लिंक को क्लिक करके और ज्यादा जानकारी ले सकते हो। नॉट जस्ट दिस, अगर आप बाहर रहते हो और आपको किसी से बात करनी है, तो आप कोर्स के बारे में इन नंबर्स पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। वैसे बेस्ट तो यही है, अगर दिल्ली में रह रहे हो, प्रयागराज में रह रहे हो, तो आ जाओ। इंग्लिश मीडियम में तो करोल बाग में आ जाओ, हिंदी मीडियम में तो मुखर्जी नगर में प्रोबेबली आप रह रहे होगे, उस तरफ आ जाओ सेंटर पर, या फिर प्रयागराज के सेंटर पर। ऐसे ऐप है, ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो फॉर फ्री अपडेट्स फॉर करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। अब इसके बाद आती है वाजपेयी जी की सरकार। याद करो 1998 1999, ये भी वैसे तो कोलिशन गवर्नमेंट्स का है कि 1999 से 2004 की कोलिशन को वाजपेयी जी खींच पाए थे, लेकिन उसके पहले 1998 में इनके दिमाग में डाउट आता है कि ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोविजन क्या ये सही है। तो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की पावर का यूज करते हैं, दिस इज आर्टिकल 143। इसको हमने प्रेसिडेंट की पावर को स्टडी करते टाइम पढ़ा। इसके हिसाब से अगर राष्ट्रपति जी को लग रहा है कि किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर उनको जुडिशरी की एडवाइस की जरूरत है, जुडिशरी के ओपिनियन की जरूरत है, तो वो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू जुडिशरी को इस मैटर को रेफर कर सकते हैं, और जुडिशरी का ओपिनियन इस रिगार्ड में ले सकते हैं। नाउ इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस ओपिनियन इज एडवाइजरी इन नेचर। अगर जुडिशरी इस चीज पर कुछ जजमेंट देती भी है, तब भी राष्ट्रपति जी के ऊपर है कि वो इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन यहाँ जब भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डर था कि अब दोबारा जब हम जजमेंट देंगे तो राष्ट्रपति जी उसको नहीं मानेंगे, और फिर दोबारा एक कलेजियम सिस्टम को रिवर्स करके पुराना वाला अपॉइंटमेंट सिस्टम ले आएंगे, जहां पर कॉन्फ्रेंस की बात नहीं होती थी, जहां पर कंसल्टेशन की बात होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही चालाकी से एग्जीक्यूटिव से बोला कि देखो, हम इस केस को तभी टेकअप करेंगे, क्योंकि टेकअप करना तो हमारे ऊपर है, हम इस केस को तभी टेकअप करेंगे जब आप साइन करके रिटर्न में दोगे कि आप हमारे जजमेंट को फॉलो करोगे। इसको कहा जाता है एफिडेविट, राइट। तो एग्जीक्यूटिव से एफिडेविट मांगा गया, उसी समय तुरंत एफिडेविट पर साइन किया गया थ्रू द एग्जीक्यूटिव, और फिर जजेस जुडिशरी में इस प्रोसीडिंग को चलाया गया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और तब जजेस ने रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा, ये जो 3 मेंबर्स का जो कलेजियम है, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, सो लेट्स मेक इट 5 मेंबर्स। तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 4 ऑफ सीनियर मोस्ट कलीग्स को यहाँ पर कलेजियम में इंट्रोड्यूस कर दिया। और इनमें से अगर 2 मेंबर्स भी अग्री नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट ऑफ जज, किसी को डाउट हो रहा है कि ये जज इंटीग्रिटी वाइज ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, इन दैट केस आल्सो प्रोसीडिंग को कैंसिल किया जाएगा, उस पर्टिकुलर जज को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, राइट। तो मेजोरिटी अच्छी खासी सब्सटेंशियल होनी चाहिए इन 5 लोगों के भी बीच। अब आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और इसको गवर्नमेंट को मानना ही पड़ा क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने खुद एक एफिडेविट साइन किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है 2000s का, तब हम देखते हैं नेपोटिज्म और जो इनिशियल फियर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एम्पीरियम विद इन एम्पीरियो, अंकल जज सिंड्रोम, ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाते हैं। आज भी आप देखना पूरी पूरी फैमिलीज हैं जजेस की, जिन्होंने अपना खुद का एक एम्पायर ही खड़ा कर दिया, सॉर्ट ऑफ, राइट। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर एनजेएसी मतलब 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2014 का, जिसके थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट लाया जाता है, और इसके हिसाब से ये कलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर रहा था फॉर अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, और इसके बजाय बना रहा था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। अब इस कमीशन में 3 मेंबर्स तो जुडिशरी के थे आउट ऑफ 6 मेंबर्स, तो जुडिशरी को आधी पावर यहाँ भी मिल गई, और बाकी एक आपके मेंबर गवर्नमेंट के थे, और बाकी 2 जिनको गवर्नमेंट चूज करेगी। तो मतलब 3 मेंबर मोटा मोटा आप मान लो गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, और 3 मेंबर्स जुडिशरी से रिलेटेड। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ठीक है, गवर्नमेंट और जुडिशरी बराबर है, तो इससे जुडिशरी को क्या प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट का भी सही हो गया, जुडिशरी का भी सही हो गया, आपकी भी बात रह गई, हमारी भी बात रह गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, स्टेटिंग दैट इट कैन इम्पैक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अगर एक भी जज को आप इन्फ्लुएंस कर गए सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का मेंबर है, तो आप पूरी प्रोसीडिंग को अगेन एग्जीक्यूटिव के फेवर में ले आओगे, एंड दिस विल इंपैक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस टू अपॉइंट देयर ओन जजेस, एंड दिस विल बी अगेन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हुए यहाँ पर प्रूव होगा। Judicial independence is part of doctrine of basic structure of the constitution, and if something is violating the doctrine of basic structure, Supreme Court can declare that particular constitutional amendment as unconstitutional, and based on this 99th constitutional amendment को unconstitutional declare किया गया। और आज तक ये जो कलेजियम का जो पूरा सिस्टम है, दैट इज कंटिन्यूइंग रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट।
ये दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ, आपके लिए क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लेना फॉर फर्दर अपडेट्स, फॉर माय लेक्चर्स, फॉर माय पीपीटीज एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस पर कॉलेजियम सिस्टम के। यहाँ से तो आपको डिसएडवांटेजेस साफ साफ समझ में आ जाएंगे, बट लेट्स जस्ट डिस्कस द एडवांटेजेस आल्सो। जुडिशियल इंडिपेंडेंस अपहोल्ड होती है, एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो जैसे यूएस में कंजर्वेटिव लिबरल जज आते रहते हैं कंजर्वेटिव लिबरल गवर्नमेंट्स के साथ, तो वैसा नहीं हो पाता, तो मिसयूज नहीं हो पा रहा बाय द एग्जीक्यूटिव। जजेस आर बेटर नोन एक्सपर्ट्स रिगार्डिंग जजिंग दी कैपेबिलिटी ऑफ अदर जजेस। हो सकता है राष्ट्रपति भी उतना अच्छा किसी जज की कैपेबिलिटी को ना जज कर पाए, राइट? सो जजेस आर एक्सपर्ट्स, एंड एक्सपर्ट्स व्हेन अपॉइंट एक्सपर्ट्स, इट इज वेरी लाइकली कि ये अपॉइंटमेंट ज्यादा केपेबल तरीके से, ज्यादा मेरिट के बेस पर हो। तो इसके बेस पर अगर जज कुछ रिकमेंड कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को मानना चाहिए। दैट इज आल्सो ट्रू। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के भी खिलाफ हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करेंगे, जैसे जुडिशरी में बोल चुके हैं। इससे एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस और ज्यादा कम हो जाता है। तो इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस एज एन इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर हो जाती है। दैट इज आल्सो राइट, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? देखो, अगर जुडिशरी को जजेस ही अपॉइंट कर रहे हैं जुडिशरी में, इन दैट केस जैसा हमने देखा एम्पायर्स बन जाते हैं, नेपोटिज्म होता है, अंकल जज सिंड्रोम होता है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। नॉट जस्ट दिस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। अगर कोई जज मुझे पसंद नहीं करता तो मैं उसको अपॉइंट नहीं करवाऊंगी, रिकमेंड ही नहीं करूंगी, या कोई नेगेटिव रिकमेंडेशन दे दूंगी जिसको प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पर, लाइक्स और डिसलाइक्स पे चीजें हो रही है। इससे जो कल्चर है वो यही नेपोटिज्म का, अंकल जज सिंड्रोम का, या फिर बूट लिविंग का कल्चर हो सकता है प्रमोट। हाई कोर्ट के जजेस हो सकता है इससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को काफी सॉलिसिट करें बैठकर, सॉलिसिटेशन वाला कल्चर। वेयर हाई कोर्ट के जज की खुद की गरिमा काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, ये भी हो सकता है। एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर जजेस जजेस को ही अपॉइंट कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपका खुद का एक अंदर से एम्पायर बन गया, जिससे कि एक्टिविज्म ज्यादा प्रमोट हो सकता है। एक्टिविस्ट जजेस को ही अपॉइंट करेंगे इन रिटर्न, और इससे एग्जीक्यूटिव की पावर और ज्यादा कम होती जाएगी, और इससे जुडिशियल ओवररीच और इंक्रीज होती जाएगी। ऑल्दो इसके काउंटर में भी ऑल्दो इसके काउंटर में भी आर्ग्यूमेंट, अगर जजेस जजेस को खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पर uphold है। दोनों चीजें के प्रोज एंड कॉन्स हैं जो हमने देख लिए। लेकिन आगे क्या और रिकमेंडेशन दे सकते हैं? एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को साथ में एक्ट करना है टू इंश्योर अपॉन अ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, और इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के थ्रू इन्हें ये डिसाइड करना है दैट हाउ टू अपॉइंट द जजेस। एग्जीक्यूटिव को दोबारा कोशिश करनी चाहिए थ्रू न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू ब्रिंग अप सच अ कमीशन जिसमें जजेस का रोल ज्यादा हो। 4-5 जजेस सारे कलीजियम के भी बैठे, गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे, लेकिन जजेस के नंबर की कंपैरिजन में कम हो, सो दैट द जुडिशरीज इनसिक्योरिटी एंड फियर्स आर आल्सो प्लेकेटेड। और फिर हम धीरे धीरे जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड अपॉइंटमेंट्स में भी फेयरनेस की तरफ धीरे धीरे रिफॉर्म करें, धीरे धीरे मूव करें। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि आपको एक स्ट्रोक में जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स को पूरा रेगुलेट कर देना थ्रू द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं। The reform should go slow so as to ensure कि दोनों sides, either judiciary nor the executive as an institution, are trying to misuse upon these provisions. And not just this, it is not just about independence. जजेस की अकाउंटेबिलिटी पर भी ऑफन सवाल उठता है, तो उसके लिए एक यूपीए टाइम का एक लॉ था, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी। इसको भी दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाहिए लोकसभा में, टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट द हाई कोर्ट जजेस टुवर्ड्स द डिसीजंस दे टेक, ताकि करप्शन का स्कोप सबसे ज्यादा कम, और इसका इम्पैक्ट इंडिपेंडेंस पर और जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर भी पड़ेगा। जितना करप्शन का ज्यादा स्कोप होगा उतना फालतू लोग अपॉइंटमेंट से ज्यादा चूज हो, मतलब चुनकर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि हम और भी अच्छे लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, राइट? तो इन सारी चीजों को बंद करना है, ऐसे सारे जो दरवाजे हैं जुडिशियल करप्शन के, उसको बंद करना है, बिकॉज जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस। जिस देश में जजेस में भी करप्शन हो जाता है वो देश इज बाउंड टू डिक्लाइन इन द लॉन्ग। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।